हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सरगुजा गेमिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर पार्ट 1 यूनिट 2 में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। यूनिट 2 का ये क्वेश्चन पहले अपलोड हो चुका है, बौद्ध धर्म पर सविस्तार प्रकाश डालिए। एक और क्वेश्चन यूनिट 2 से लिया जा सकता है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल से आशय उस समय से है जबकि आर्य पंजाब तथा गंगा घाटी के उत्तरी भाग में फैले हुए थे। ऋग्वेद उस समय का ऐसा ग्रंथ है जो उस समय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यद्यपि इसमें निरंतरता टूट गई है, परंतु प्रकाश चाहे अप्रत्यक्ष ही क्यों न हो तो भी इससे प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशाओं के बारे में। इसकी सामाजिक दशा, समाज का विभाजन। पहला, समाज में जाति प्रथा। समाज दो विरोधी प्रजाति, वर्ग या समूह में बटा था। इसका आधार था वर्ण अर्थात रंग। एक वर्ग में आर्य थे जो गोरे थे, यज्ञ करते थे, अग्नि पूजक थे, और दूसरे वर्ग में दस्यु थे जो काले थे, लिंग उपासक थे। आर्य संस्कृत बोलते थे, दास स्पष्ट भाषा बोलते थे और उनकी नाक चपटी होती थी। ऋग्वेद में ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द का उपयोग हुआ है, परंतु उस समय जाति प्रथा थी या नहीं, इस बारे में विद्वानों में मतभेद नहीं मिलते हैं। एन के दत्त और जी एस घुरिया के अनुसार जाति उस समय मौजूद थी। इसके विपरीत एच जीमर कोलबुक, एस मैक्समुलर और पी वी काणे का मत है कि ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी। दूसरा, कौटुंबिक जीवन का आधार पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद में कई ऐसे संदर्भ आए हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिता का बच्चों पर पूरा नियंत्रण होता था। पिता पुत्र को बेच भी सकता था। राजा हरिश्चंद्र ने सुनक्षेप को अलीगढ़ से प्राप्त किया था। एक यह भी कहानी है कि रिज राजस्व को उसके पिता ने अंधा कर दिया था क्योंकि उसने 100 भेड़ों को एक भेड़िए को खिलवा दिया था। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि कुटुंब के सदस्यों में सहयोग नहीं था। पत्नी को घर का आभूषण माना गया है। वह अपने पति, ससुर, देव, ज्येष्ठ, ननद आदि के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होती थी। इससे भी पता चलता है कि उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी। सामाजिक दशा में तीसरा है विवाह। कौटुंबिक जीवन का आधार विवाह था। ब्रह्म विवाह का विशेष प्रचलन था। वैसे गंधर्व, राक्षस, छात्र और असुर विवाह के संकेत मिलते हैं। बाल विवाह तथा विधवा विवाह अज्ञात था। साधारणतः एक पत्नी रखने की प्रथा थी, नियोग होता था। वैश्या प्रथा प्रचलन के कुछ संकेत मिलते हैं। चौथा है स्त्री दशा। स्त्री दशा अच्छी थी, उनका भी उपनयन होता था। लोपामुद्रा, घोषा, विश्वारा, सिकता, निवावरी आदि विदुषियाँ थीं। औरतें यज्ञ भी करती थीं। विवाह के समय उन्हें प्राप्त संपत्ति पर उनका अधिकार होता था। यही नहीं, विधत जैसे परिषद की भी वे सदस्य होती थीं। पांचवा, शिक्षा। लड़के और लड़की की शिक्षा उपनयन संस्कार से चालू होती थी। वेदाध्ययन के लिए बच्चों को विशेष गुरुओं के पास जाना होता था। शिक्षा मुखराग दी जाती थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र विकास होता था। लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ था या नहीं, ठीक से नहीं कहा जा सकता। छठवां, आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद में रथ दौड़ प्रमुख थी। इसके अलावा शिकार, शतरंज, नाच गान आदि अन्य आमोद प्रमोद के साधन थे। ऋग्वेद में समन शब्द आया है। समन सायन शायद वह शब्द या संस्था थी जो आमोद प्रमोद की व्यवस्था करती थी। खान पान। भोजन में दूध और उससे बनी वस्तुएं मुख्य थी। जौ, धान, फल, सब्जी, घी आदि का भी प्रचलन था। मांस भी खाया जाता था, परंतु गाय को अघन्य माना जाता था। सोम और सूरा का भी प्रचलन था। वस्त्र आभूषण। इस वस्त्रों में वास, अधिवास, अटक, द्रापी, निधि आदि मुख्य थे। गहनों में कर्ण शोभन, कंकड़, न्योचनी, खोदी, निष्ग्रीव, मणि आदि का प्रचलन था।
9वां बाल संवारना। औरतें चोटी गूंथती थीं, आदमी या तो कंघी करते थे या चोटी करते थे। मकान मिट्टी और लकड़ी के होते थे। औषधि का ज्ञान, वैद्यों को आदर दिया जाता था। अश्विनी कई बीमारी ठीक कर देते थे। शल्य चिकित्सा में भी वे प्रवीण थे। 12वां अन्य सामाजिक प्रथाएं। ऋग्वेद से उस समय की अन्योष्टि क्रिया के बारे में भी पता चलता है। जलाने की प्रथा थी, गाड़ना भी प्रचलन में था, सती प्रथा भी थी, परंतु उसके बारे में कोई कठोर नियम नहीं थे। तो ये थी सामाजिक दशा। अब आ जाते हैं हम लोग आर्थिक दशा में। ऋग्वैदिक कालीन की आर्थिक दशा का मुख्य वैशिष्ट था लोहा। ऋग्वेद में आयस शब्द आया है। मोनियर, विलियम्स, गेल्डनर, M.N. बनर्जी, P. नियोगी, लल्लन जी गोपाल और N.R. बनर्जी ने आयस का मतलब लोहे से लिया है। इसके प्रचलन से कृषि का विकास हुआ, वन संपदा का उपयोग हुआ, खनिजों का दोहन हुआ, कई शस्त्र भी लोहे से बने होंगे। तो इसकी आर्थिक दशा में पहला खेती। खेती लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हर गृहस्थ उपजाऊ जमीन का मालिक होने की चाह रखता था। हल जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। जमीन में बीज डालने, दात्र काटने, जमीन पर अन्न एकत्रित करने, उसे कूटने, चलना देने आदि के संदर्भ में ऋग्वेद में आए हुए हैं। कृत्रिम नहरों का वर्णन भी आया है। सिंचाई कुओं से होती थी, व्यवधान खेती होती थी। दूसरा पशुपालन। आर्य मूलतः कृषक थे और वे बैल, गाय, घोड़ा, बकरी तथा ऊंट आदि पालते थे। उनकी संपत्ति इससे आकी जाती थी कि उनके पास कितने पशु हैं। बैलों से खेती होती थी, गाय से दूध मिलता था, घोड़े दौड़ाने एवं रथ आदि के काम आते थे। जानवरों का उपयोग आवागमन के साधनों के रूप में भी किया जाता था। अन्य उद्योग धंधे। बदलते समय के साथ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋग्वैदिक आर्यों ने श्रम विभाजन के सिद्धांतों को अपना लिया था। धंधों के अनुसार 4 वर्ण हो गए थे। ब्राह्मण लोग यज्ञ करने और शिक्षा देने का कार्य करने लगे। क्षत्रिय रक्षा का काम करने लगे। वैश्य खेती, पशुपालन और दूसरी कलाओं से संबंध रखने लगे। शूद्र निम्न प्रकार के कार्य करने लगे। इसके अलावा जिन लोगों ने बुराई का पेशा अपनाया वे बुनकर कहलाने लगे। बुनाई, जो लोग रथ, वेगन तथा बोट आदि बनाते थे वे जुलाए कहलाने लगे। कर्मकार युद्ध और खेती में काम आने वाले औजार बनाने लगे। इसके अलावा सोने का काम करने वाले हिरण्यकार कहलाने लगे। कुम्हार, नाई, वैद्य आदि अपने वर्ग हो गए। चौथा व्यापार एवं वाणिज्य। कृषि और उद्योग के अधिक्य या अतिरेक माल ने आंतरिक और बाहरी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। पढ़ी लोगों ने व्यापारी वर्ग बनाया। वे जरूरतमंद लोगों को अधिक ब्याज दर पर कर्ज देते थे। बाजार में मोल भाव होता था। व्यापार समुद्री मार्ग से होता था या नहीं, इस बारे में विवाद है। व्यापार विनिमय का माध्यम गाय था, परंतु यह एक सुविधाजनक माध्यम नहीं था। यदि किसी वस्तु की कीमत आधी गाय हो तो उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता था। गाय के बदले धातु एक अच्छा साधन हो सकती थी। स्वर्ण धातु का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था, परंतु क्या सिक्कों का प्रचलन उस समय था? यह अभी तक पूर्णतः विवादग्रस्त प्रश्न बना हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं राजनीतिक दशा में। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक दशा। पहला है राजतंत्र। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र राज्य का मुख्य स्वरूप था। ऋग्वेद में वर्णित कई कबीले राजा के अधीन थे। ऋग्वेद के राजा के लिए रंजन शब्द का उपयोग हुआ है। ऐसा लगता है राजा का पद पैतृक हो गया था और इसमें ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत लागू होता था। दूसरा कबीली प्रजातंत्र। राम शरण शर्मा ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि ऋग्वैदिक काल में कबीली प्रजातंत्र था। गणतंत्र के लिए तकनीकी शब्द गण का प्रयोग ऋग्वेद में 46 बार हुआ है। एक जगह गण के प्रधान को गणपति कहा गया है तथा एक स्थान पर राजन भी। लगता है गणपति के बाद में राजा का
गणपति ने बाद में राजा का स्थान ले लिया। गणपति का चुनाव गण के सदस्यों द्वारा होता था। इसके बारे में कोई संदर्भ नहीं है। गण का आर्थिक आधार कृषि और पशुपालन था। गण में नाच गान होता था, ऐसी जानकारी नहीं मिलती। ऋग्वैदिक काल के अंत में कबीली गण अलग प्रकार के होने लगे थे। तीसरा, राजत्व। राजत्व के उद्गम और प्रकृति के बारे में विभिन्न मत है। शुरू में समाज के पृथु सचात्मक वातावरण ने राजस्व को जन्म दिया। एच जीमड और एस अल्तेकर का ऐसा मानना है कि ऋग्वैदिक काल के कुटुंब का मुखिया कुलपति बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसका हुक्म सब मानते थे। कई कुल या कुटुंब मिलकर विष हुए और विष का मुखिया विषपति। कई विष से जन बना और उसका मुखिया जनपति कहलाया। विषपति या जनपति अपने विष और जन के लोगों पर विचारणीय अधिकार रखते थे। फिर वे आने वाले समय में राजा हो गए। राजा की आवश्यकता सैनिक और अन्य कारणों से हुई होगी, ऐसा वैदिक साहित्य से पता चलता है। जो भी हो, सामान्य तौर पर राजपद पैतृक होता था और दैवीय सिद्धांत प्रचलित नहीं था। वैसे विद्वानों में इस मसले पर मतभेद है। राजा का पद सर्वोपरि होता था, वह निरंकुश नहीं होता था। लगता है उसके ऊपर विधत सभा समिति जैसी लोकप्रिय परिषदों का नियंत्रण था। उसे परंपराओं के अनुसार चलना होता था। उसकी गैर जिम्मेदारी पर पुरोहितों का नियंत्रण होता था। उसके प्रमुख कार्य शासन, सैनिक तथा न्याय संबंधी थे। राजा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रजा में कर लेता था। कर को बलि कहा गया है। यह प्रथा वित्तीय प्रशासन की शुरुआत की ओर इशारा करती है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है। हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो ये बीए फर्स्ट ईयर पार्ट 1 यूनिट 2 से आने वाले प्रश्न हैं। इसका पीडीएफ आपको लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। आप डाउनलोड करें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।